ये आवाज निश्चित रूप से असलन की ही थी। बच्चों को लंबे समय से यकीन था कि वो बोल सकता है, फिर भी जब उसने सचमुच बोला तो वो एक सुखद और भयानक झटका था। पेड़ों के बीच से जंगली लोग बाहर आए। जंगल के देव देविया, उनके साथ फौन, सैटिर और बौने भी थे। नदी से नदी देव अपने नायक बेटियों के साथ ऊपर उठे और इन सबने तथा सारी चिड़ियों और जानवरों ने अपनी अपनी आवाजों में, चाहे वे गहरी हो या पतली, साफ या भारी, उत्तर दिया। जय हो असलन। हम सुनते हैं और मानते हैं। हम जाग गए हैं। हम प्रेम करते हैं। हम सोचते हैं। हम बोलते हैं। हम जानते हैं। लेकिन कृपया, हमें अभी बहुत कम जानकारी है, एक नागभौं सिकोड़ने वाली आवाज ने कहा। और इससे बच्चे सचमुच उछल पड़े, क्योंकि ये बोलने वाला घोड़ा कैब हॉर्स था। अच्छा पुराना स्ट्रॉबेरी, पॉली ने कहा। मुझे खुशी है कि इसे बोलने वाले जानवरों में चुना गया। और कैबी, जो बच्चों के पास खड़ा था, बोला, सच कहूं तो मैंने हमेशा कहा है कि इस घोड़े में दिमाग बहुत है। जीवो, मैं तुम्हें तुम्हारा आप ही आप देता हूं। असलन की मजबूत और खुश आवाज ने कहा, मैं तुम्हें ये नार्निया की भूमि सदा के लिए देता हूं। मैं तुम्हें जंगल, फल, नदियां देता हूं। मैं तुम्हें सितारे देता हूं और मैं स्वयं को देता हूं। मूर्ख जीव जिन्हें मैंने नहीं चुना, वे भी तुम्हारे हैं। उन्हें प्रेम से रखना, दुलारना, पर उनके तरीकों पर वापस मत लौटना, नहीं तो तुम फिर से गूंगे जानवर बन जाओगे, क्योंकि तुम उनमें से लिए गए हो और उनमें वापस लौट सकते हो। ऐसा मत करना। नहीं असलन, हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, सब ने कहा। लेकिन एक घमंडी कौआ जोर से बोला, डर ही क्या है। और क्योंकि बाकी सब उससे पहले बोल चुके थे, उसकी आवाज एकदम सन्नाटे में साफ सुनाई दी। और शायद तुम समझते हो कि ऐसी स्थिति कितनी भयंकर लग सकती है, जैसे किसी पार्टी में। कौआ इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने अपना सिर पंखों के नीचे छिपा लिया, मानो सोने जा रहा हो। और दूसरे जानवर अजीब अजीब आवाजें निकालने लगे, जो उनकी हंसी के तरीके थे और जिन्हें हमारी दुनिया में किसी ने कभी नहीं सुना। वे पहले रोकना चाहते थे, पर असलन ने कहा, हंसो और मत डरो जीवों। अब जब तुम गूंगे और मूर्ख नहीं रहे, तो तुम्हें हमेशा गंभीर रहने की जरूरत नहीं है। हंसी और मजाक भी वाणी के साथ आते हैं। इसलिए वे खुलकर हंस पड़े और इतना हंसे कि वो कौआ फिर हिम्मत करके घोड़े के सिर पर, उसके कानों के बीच आ बैठा और पंख फड़फड़ाकर बोला, असलन, असलन, क्या मैंने पहला मजाक किया है? क्या सब लोग हमेशा ये बताया करेंगे कि मैंने पहला मजाक किया? नहीं छोटे दोस्त, असलन ने कहा, तुमने पहला मजाक नहीं किया है, तुम खुद पहले मजाक बने हो। फिर सब और जोर से हंसे, लेकिन कौआ बुरा नहीं मानता था और उतनी ही जोर से हंसा, जब तक कि घोड़े ने सिर झटका और वो गिर पड़ा। लेकिन जमीन छूने से पहले उसे अपने पंख याद आ गए। और अब, असलन ने कहा, नार्निया स्थापित हो चुका है। अब हमें इसे सुरक्षित रखने की सोचना है। मैं तुम में से कुछ को अपनी परिषद में बुलाऊंगा। मेरे पास आओ, तुम मुख्य बौने, तुम नदी देव, ओक, नर उल्लू, दोनों कौवे और विशाल हाथी। हमें बात करनी है, क्योंकि दुनिया को 5 घंटे भी नहीं हुए और इसमें बुराई प्रवेश कर चुकी है। उन जीवों को बुलाकर वो पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। बाकी जानवर आपस में बातें करने लगे। उसने कहा, क्या आया है? निविल? निविल क्या होता है? नहीं, उसने वीविल कहा था। अरे वो क्या होता है? देखो, डिग्री ने पॉली से कहा, मुझे उसके पास जाना ही होगा, असलन के पास। मुझे उससे बात करनी है। क्या हमें जाने देगा? पॉली ने कहा, मुझे तो डर लगता है, मुझे जाना ही है, डिग्री बोला। ये मां के बारे में है, अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वही कर सकता है। मैं भी चलूंगा, कैबी ने कहा। मुझे उसका चेहरा पसंद आया और मुझे नहीं लगता ये जानवर हमें कुछ कहेंगे। और मुझे अपने स्ट्रॉबेरी से भी बात करनी है। वे तीनों हिम्मत जुटाकर जानवरों की ओर बढ़े। जानवर इतने मग्न थे आपस में बात करने में कि उन्होंने उन्हें तब तक नहीं देखा जब तक वे करीब नहीं पहुंच गए। जानवरों ने बात करना बंद कर दिया और तीनों मनुष्यों की ओर घूरने लगे। अच्छा, अंत में नर बीवर ने कहा, असलन के नाम पर ये क्या चीजें हैं? कृपया। डिग्री ने घबराई हुई आवाज में बोलना शुरू ही किया था कि एक खरगोश बोला, ये किसी बड़े से सलाद पत्ते की तरह लगते हैं। यही मेरा विश्वास है। नहीं, नहीं, हम नहीं हैं, पॉली ने जल्दी से कहा। हम बिल्कुल खाने लायक नहीं हैं। लो जी, तिल ने कहा, ये बोल सकते हैं। किसने कभी बोलते हुए सलाद पत्ते देखे हैं? शायद ये दूसरा मजाक है, कॉय ने सुझाव दिया। एक चीता, जो अपना चेहरा धो रहा था,
बोला, अगर ये मजाक है तो पहले वाले जितने अच्छे नहीं हैं। कम से कम मुझे इनमें कुछ मजेदार नहीं दिख रहा। फिर वो जम्हाई लेकर अपना धोना जारी रख दिया। ओह कृपया, डिग्री बोला, मुझे बहुत जल्दी है, मैं असलन से मिलना चाहता हूं। इसी बीच कैबी स्ट्रॉबेरी घोड़े की नजर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब उसने पकड़ ली। अरे स्ट्रॉबेरी, पुराने साथी, वो बोला, तू मुझे पहचानता नहीं? तू ये नहीं कहेगा कि तू मुझे नहीं जानता। ये चीज क्या बोल रही है, घोड़े? कई आवाजों ने पूछा। खैर, स्ट्रॉबेरी बहुत धीरे बोला, मैं ज्यादा नहीं जानता, हमें तो अभी अभी जागाया गया है, पर मुझे लगता है कि मैंने इन जैसी किसी चीज को पहले देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं और रहता था, या कुछ और था असलन ने हमें जगाने से पहले। ये सब धुंधला सा है, जैसे कोई सपना। क्या? कैबी बोला, मुझे नहीं पहचानता? मैं वही जो तुझे शाम को गरम दाना देता था जब तेरा हाल खराब होता था। मैं जो तुझे अच्छी तरह साफ करता था। मैं जो हमेशा तेरे ऊपर कपड़ा डालता था जब तू ठंड में कांप रहा होता। अरे, मुझे लगा नहीं था कि तू मुझे भूल जाएगा स्ट्रॉबेरी। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, घोड़ा सोचते हुए बोला। हाँ, तुम मुझे एक काला सा भद्दा डिब्बा बांधते थे और फिर मुझे मारकर दौड़ाते थे, और जितना भी मैं दौड़ू वो काला डिब्बा पीछे करता रहता था। हमको भी तो रोजी कमानी होती थी, कैबी बोला, तेरी भी और मेरी भी। और अगर काम न होता तो न अस्तबल होता, न भूसा, न दाना। और जब मैं दे पाता था तब तुझे जई भी मिलती थी। जई? स्ट्रॉबेरी ने कान खड़े करते हुए कहा। हाँ, कुछ याद आ रहा है। तुम कहीं मेरे पीछे बैठे रहते थे और मैं दौड़ता था, तुम्हें और उस काले डिब्बे को खींचता हुआ। मैं ही तो सारा काम करता था। गर्मी में तो मानता हूं, कैबी बोला, तेरे लिए गर्मी और मेरे लिए ठंडी हवा, पर सर्दी में जब तू अपने आप गर्म रहता था और मैं ऊपर बैठा जम जाता था। वो एक कठोर देश था, स्ट्रॉबेरी बोला। वहां घास नहीं थी, सिर्फ पत्थर ही पत्थर। बिल्कुल सही, कैबी बोला। मैं हमेशा कहता था कि लंदन की सड़कें किसी घोड़े के लिए न्याय नहीं है। तू गांव का घोड़ा था और मैं गांव का आदमी। चर्च में गाना गाता था मैं, पर वहां कोई काम नहीं था। ओ कृपया, डिग्री बोला, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? असलन दूर होता जा रहा है और मुझे उससे बेहद जरूरी बात करनी है। सुन स्ट्रॉबेरी, कैबी बोला, इस लड़के को असलन से कुछ काम है। क्यों न तू इसे अपनी पीठ पर बिठाकर वहां ले जा दे? ये तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। हम दोनों पीछे पीछे आएंगे। पीठ पर बैठा ना? स्ट्रॉबेरी सोचकर बोला। हां, मुझे याद आता है, छोटे छोटे दोपहर वाले मुझ पर बैठते थे और उनके पास कुछ सफेद सी सख्त चीजें होती थी जिन्हें वे मुझे खिलाते थे। बेहद मीठी, घास से भी मीठी। अरे वो चीनी होगी, कैबी बोला। कृपया स्ट्रॉबेरी, डिग्री बोला, मुझे असलन तक पहुंचा दो। ठीक है, घोड़ा बोला, एक बार के लिए कोई हर्ज नहीं, चढ़ जाओ। कैबी ने डिग्री को उठाकर स्ट्रॉबेरी की पीठ पर बैठा दिया। डिग्री को अच्छा लगा, वो पहले भी अपने पोनी की नंगी पीठ पर सवारी कर चुका था। चलो स्ट्रॉबेरी, वो बोला, तुम्हारे पास वो सफेद मीठी चीज तो नहीं? घोड़ा बोला। नहीं, अफसोस, डिग्री बोला। ठीक है, घोड़ा बोला और चल पड़ा। तभी एक बड़ा बुलडॉग जो सूंघता और घूरता जा रहा था बोला, देखो, क्या वहां उन अजीब जीवों में से एक और नहीं है? नदी के पास, पेड़ों के नीचे। सबने देखा, वहां अंकल एंड्रयू खड़ा था, घबराकर चुपचाप छिपने की कोशिश करता हुआ। चलो देखते हैं, कई आवाजों ने कहा, और जबकि स्ट्रॉबेरी डिग्री को लेकर असलन की ओर दौड़ रहा था और पॉली व कैबी पैदल पीछे आ रहे थे। अधिकतर जानवर अंकल एंड्रयू की ओर दौड़ पड़े। अधिकतर जीव जंतु चियो, भौंकने, गुर्राने और उत्सुकता भरी आवाजों के साथ अंकल एंड्रू की ओर दौड़ पड़े। अब हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि यह पूरा दृश्य अंकल एंड्रू की नजर से कैसा लग रहा था। यह दृश्य उन पर वैसा प्रभाव बिल्कुल नहीं डाल रहा था जैसा कैबी और बच्चों पर डाल रहा था। क्योंकि आप क्या देखते और सुनते हैं, यह इस बात पर काफी निर्भर करता है कि आप कहां खड़े हैं, और यह भी कि आप कैसे इंसान हैं। जब से जानवर पहली बार प्रकट हुए थे, अंकल एंड्रू लगातार झाड़ियों में पीछे की तरफ सिमटते जा रहे थे। वो उन्हें बहुत ध्यान से देख जरूर रहे थे, लेकिन ये जानने के लिए नहीं कि वे क्या कर रहे हैं, बल्कि ये देखने के लिए कि कहीं वे उन पर हमला करने तो नहीं आ रहे। जादूगरनी की तरह वो बेहद व्यावहारिक स्वभाव के थे। उन्हें बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया कि असलान हर प्रजाति में से एक जोड़ी चुन रहा था।
उन्हें तो सिर्फ इतना दिखाई दे रहा था कि बहुत से खतरनाक जंगली जानवर इधर उधर घूम रहे हैं, और वह ये सोचते ही जा रहे थे कि बाकी जानवर उस बड़े सिंह से भाग क्यों नहीं रहे। जब बड़ा क्षण आया और जानवरों ने बात की तो वो उसकी पूरी बात समझ ही नहीं पाए, और वो भी एक दिलचस्प वजह से। जब बहुत पहले अंधेरा था और सिंह ने गाना शुरू किया था, तब उन्हें एहसास हुआ था कि वो आवाज एक गीत है, और वो गीत उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो उन्हें ऐसी बातें सोचने और महसूस करने पर मजबूर कर रहा था जिन्हें वे नहीं सोचना या महसूस करना चाहते थे। फिर जब सूरज निकला और उन्होंने देखा कि गाना एक सिंह गा रहा है, सिर्फ एक सिंह, जैसा उन्होंने अपने मन में कहा, तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि अपने आप को समझाए कि यह गाना नहीं रहा, बस दहाड़ रहा था, जैसे किसी चिड़ियाघर में दहाड़ते हैं। जरूर ये गाना नहीं रहा होगा, उन्होंने सोचा। मैंने बस कल्पना कर ली होगी। मेरी नसें ढीली पड़ गई है। किसी ने कभी सुना है कि कोई सिंह गाता हो? और जितना सुंदर असलान गाता गया, अंकल एंड्रू उतनी ही जोर से खुद को यकीन दिलाने लगे कि उन्हें सिर्फ दहाड़ ही सुनाई दे रही है। अब परेशानी यह है कि अगर आप खुद को असली से ज्यादा मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर सफल हो जाते हैं। अंकल एंड्रू के साथ भी यही हुआ। जल्द ही उन्हें असलान के गीत में सिर्फ दहाड़ ही सुनाई देने लगी। फिर उन्हें कुछ और सुनाई देना बंद हो गया, चाहे वो सुनना चाहते भी। और जब आखिरकार सिंह बोला, नार्निया जागो, तो उन्हें कोई शब्द सुनाई नहीं दिया, बस एक गुर्राहट जैसा लगा। और जब जानवरों ने जवाब दिया तो उन्हें बस भौंकने, गुर्राने, चिल्लाने और हुआ हुआ की आवाजें सुनाई दी। और जब वे हंसे तो आप कल्पना कर सकते हैं, वो उनके लिए सबसे बुरी चीज थी। इतनी भयानक, खूनी प्यासे राक्षसों की शोरगुल भरी आवाज उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। और फिर उनकी हैरानी और गुस्से की हद नहीं रही जब उन्होंने देखा कि बाकी 3 इंसान जानवरों की तरफ चलकर जा रहे हैं। मूर्ख, उन्होंने सोचा, अब ये जंगली जानवर उन बच्चों के साथ साथ अंगूठियां भी निगल जाएंगे और मैं कभी घर नहीं लौट पाऊंगा। कितना स्वार्थी लड़का है वो डिगरी, और बाकी भी उसी जैसे हैं। अगर ये अपनी जान फेंकना चाहते हैं तो ठीक है, पर मेरा क्या? कोई मेरी तो सोचता ही नहीं। जब अंत में पूरा झुंड उनकी तरफ दौड़ पड़ा तो वो जान बचाकर भागे। अब हर कोई देख सकता था कि उस नवयुवक दुनिया की हवा इस बूढ़े आदमी के लिए सचमुच अच्छी साबित हो रही थी। लंदन में वो इतना तेज कभी नहीं दौड़ सकते थे, पर यहां वह इतनी तेज भागे कि किसी भी स्कूल की दौड़ में पहला स्थान पा लेते। उनका कोट पीछे लहराता हुआ बड़ा मजेदार लग रहा था, पर इसका कोई फायदा नहीं था। पीछे वाले कई जानवर तेज थे। वे पहली बार दौड़ रहे थे और अपनी नई मांसपेशियां आजमाना चाहते थे। उसके पीछे वे चिल्लाए, शायद वही है वो नीविल। पकड़ो उसे, घेर लो, रुको मत, हुर्रे। कुछ ही मिनटों में कुछ जानवर उनकी आगे की राह रोककर खड़े हो गए। बाकी पीछे पीछे आकर उन्हें घेरने लगे। जहां भी अंकल एंड्रू देखते, उन्हें डरावने चेहरे दिखाई देते। विशाल एल के सींग, हाथी का बड़ा मुंह, भारी भालू और सुअर, ठंडे चेहरे वाले चीते और तेंदुए, सभी उन्हें घूर रहे थे। सबसे ज्यादा उन्हें उन खुले हुए मुंहों से डर लगा। जानवर तो बस तेज सांस लेने के लिए मुंह खोले हुए थे, पर उन्हें लगा कि वे उन्हें खाने के लिए मुंह खोल रहे हैं। अंकल एंड्रू कांपते हुए इधर उधर डगमगाने लगे। उन्हें जानवर कभी ज्यादा पसंद नहीं थे, और अपने कई वर्षों के क्रूर प्रयोगों के कारण वो उनसे और अधिक डरने लगे थे। अब महोदय, बुलडॉग ने अपने व्यावसायिक अंदाज में कहा, क्या आप पशु हैं, वनस्पति हैं या खनिज? यही असल में उसने कहा था, पर अंकल एंड्रू को बस इतना सुनाई दिया। ग्र डिग्री और उसका अंकल दोनों मुसीबत में। आपको लग सकता है कि जानवर बहुत मूर्ख थे जो तुरंत ये नहीं समझ पाए कि अंकल एंड्रयू भी उसी तरह के प्राणी हैं जैसे 2 बच्चे और कैबी। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि जानवरों को कपड़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उनके लिए पॉली की फ्रॉक, डिग्री का नॉर्फोक सूट और कैबी की बॉलर टोपी उतने ही उनके शरीर का हिस्सा थे जितना उनके अपने फर और पंख। अगर वे उनसे बात न कर पाते और अगर स्ट्रॉबेरी को ऐसा न लगा होता तो वे ये भी न जान पाते कि ये तीनों एक ही तरह के प्राणी हैं। और अंकल एंड्रयू बच्चों से काफी लंबे थे और कैबी से काफी पतले। वे पूरी तरह काले कपड़ों में थे, सिर्फ उनकी बनियान सफेद थी जो अब ज्यादा सफेद नहीं रह गई थी, और उनके भूरे बालों का बड़ा सा गुच्छा जो अब बहुत बिखरा हुआ था उन्हें बाकी 3 इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। इसलिए जानवरों का उलझन में पड़ना स्वाभाविक था। सबसे बुरी बात यह थी कि वो बोल ही नहीं पा रहे थे,
कम से कम जानवरों को तो ऐसा ही लग रहा था। उन्होंने कोशिश जरूर की। जब बुलडॉग ने उनसे बात की, या जैसा उन्हें लगा, पहले गुर्राया और फिर दहाड़ा, तो अंकल एंड्रयू ने कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और हाफते हुए बोले, अच्छे कुत्ते। हाँ हाँ, बेचारा बूढ़ा साथी। लेकिन जानवर उनकी बात उतनी नहीं समझ पाए जितनी वो जानवरों की बात नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें कोई शब्द सुनाई नहीं दिए, सिर्फ एक अस्पष्ट सी सिसकारी जैसी आवाज। शायद अच्छा ही हुआ कि वे समझ नहीं पाए, क्योंकि जितने भी कुत्ते मैं जानता हूं, खासकर नार्निया के बोलने वाले कुत्ते, उन्हें अच्छा कुत्तू कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे आपको मेरे छोटे आदमी कहलाना अच्छा न लगे। फिर अंकल एंड्रयू पूरी तरह बेहोश होकर गिर पड़े। देखा, एक जंगली सुअर, वार्थॉग, बोला, ये तो बस एक पेड़ है। मुझे तो पहले से ही ऐसा लग रहा था। याद रखिए, उन्होंने अभी तक कभी किसी को बेहोश होते या गिरते नहीं देखा था। बुलडॉग, जो अंकल एंड्रयू को चारों ओर से सूंघ रहा था, ने सिर उठाकर कहा, ये एक जानवर है, बिल्कुल जानवर, और शायद उसी किस्म का है जैसा वे दूसरे हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, एक भालू बोला। कोई जानवर यूं लुढ़क कर नहीं गिरता। हम जानवर हैं और हम ऐसे नहीं गिरते, हम खड़े रहते हैं, ऐसे। ये कहकर वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ, एक कदम पीछे लिया, नीचे की एक डाल से टकराया और पीठ के बल गिर पड़ा। तीसरा मजाक, तीसरा मजाक, तीसरा मजाक। जैकडॉ, काली चिड़िया, उत्तेजना से चिल्लाया। मुझे अब भी लगता है ये किसी तरह का पेड़ है, वार्थॉग बोला। अगर ये पेड़ है, दूसरा भालू बोला, तो इसमें मधुमक्खियों का छत्ता भी हो सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि ये पेड़ नहीं है, बिज्जू बोला। गिरने से पहले ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मुझे ऐसा लगा। वो तो इसकी डालियों में हवा थी, वार्थॉग बोला। तुम ये तो नहीं कह रहे, जैकडॉ ने बिज्जू से कहा, कि तुम्हें लगता है ये कोई बोलने वाला जानवर है। इसने तो कोई शब्द ही नहीं बोले। फिर भी हथिनी बोली, बिल्कुल, मादा हथिनी, क्योंकि उसका पति, जैसा कि आपको याद होगा, असलन ने कहीं और भेज दिया था। फिर भी सोचने की बात है, हो सकता है ये किसी तरह का जानवर हो। क्या इस सिरे पर यह सफेद सा उभार किसी तरह का चेहरा नहीं हो सकता? और क्या ये गड्ढे आंखें और मुंह नहीं हो सकते? नाक नहीं है, जरूर, लेकिन खैर, किसी को संकीर्ण सोच का नहीं होना चाहिए। हमें से बहुत कम लोगों के पास ऐसी चीज है जिसे ठीक ठीक नाक कहा जा सके। ये कहते हुए उसने गर्व के साथ अपनी सूंड की ओर आंखें तिरछी करके देखा। मैं इस टिप्पणी का कड़ा विरोध करता हूं, बुलडॉग बोला। हथिनी बिल्कुल सही कह रही है, टेपिर बोला। मुझे एक बात सूझी, गधा खुश होकर बोला। शायद ये ऐसा जानवर है जो बोल नहीं सकता, लेकिन उसे लगता है कि वो बोल सकता है। क्या इसे खड़ा किया जा सकता है? हथिनी ने सोचते हुए कहा। उसने अपनी सूंड से अंकल एंड्रयू के ढीले शरीर को धीरे से उठाया और सीधा खड़ा कर दिया। दुर्भाग्य से उल्टा, उनकी जेब से 2 आधे सॉवरेन, 3 हाफ क्राउन और एक 6 गिर पड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंकल एंड्रयू फिर से ढेर हो गए। देखा, कई आवाजें बोली, ये जानवर है ही नहीं, ये तो जिंदा भी नहीं है। मैं कहता हूं, ये जानवर है, बुलडॉग बोला। खुद सूंघकर देख लो। सूंघना ही सब कुछ नहीं होता, हथिनी बोली। तो फिर, बुलडॉग ने कहा, अगर कोई अपनी नाक पर भी भरोसा न करे, तो आखिर किस पर भरोसा करे? तो फिर शायद उसका दिमाग, उसने शांत स्वर में जवाब दिया। मैं इस टिप्पणी का कड़ा विरोध करता हूं, बुलडॉग बोला। खैर, हमें इसके बारे में कुछ न कुछ करना ही होगा, हथिनी ने कहा, क्योंकि ये वही नीविल भी हो सकता है और इसे असलन के सामने ले जाना जरूरी है। आप सब क्या सोचते हैं? ये जानवर है या पेड़ की जाति का कोई जीव? पेड़, पेड़, दर्जन भर आवाजें बोली। बहुत ठीक, हथिनी ने कहा। तो अगर ये पेड़ है तो इसे रोपा जाना चाहिए। हमें एक गड्ढा खोदना होगा। 2 छछूंदर, मोल, उस काम में तुरंत लग गए और उन्होंने जल्दी ही गड्ढा खोद दिया। इस बात पर काफी बहस हुई कि अंकल एंड्रयू को गड्ढे में किस तरफ से डाला जाए, और वो बाल बाल बच गए कि उन्हें सिर के बल न गाड़ दिया जाए। कई जानवरों का कहना था कि उनके पैर ही उनकी डालियां है, इसलिए वो धूसर, फूला फूला सा हिस्सा, यानी उनका सिर, जड़ होना चाहिए। लेकिन कुछ और जानवरों ने कहा कि उनका दोमुहा सिरा ज्यादा गंदा है और जड़ें तो फैलती ही है, इसलिए वही नीचे होना चाहिए। आखिरकार उन्हें सही तरीके से रोप दिया गया। जब मिट्टी दबाई गई तो वो उनके घुटनों तक आ गई। ये तो बहुत मुरझाया हुआ लग रहा है, गधे ने कहा।
जरूर इसे पानी चाहिए, हथिनी बोली। मैं ये कहने की हिम्मत कर सकती हूं, यहां मौजूद किसी को बुरा लगे ऐसा मेरा इरादा नहीं है कि शायद इस काम के लिए मेरी तरह की नाक। मैं इस टिप्पणी का कड़ा विरोध करता हूं, बुलडॉग बोला। लेकिन हथिनी चुपचाप नदी तक गई, अपनी सूंड में पानी भरा और लौटकर अंकल एंड्रयू पर पानी डालने लगी। वो समझदार जानवर तब तक यही करती रही जब तक गैलनों पानी उनके ऊपर न उड़ेल दिया गया। उनके फ्रॉककोट के किनारों से पानी ऐसे बह रहा था जैसे वे पूरे कपड़ों में नहाकर आए हों। आखिरकार इससे उन्हें होश आ गया। वे बेहोशी से जागे। कैसी भयानक जाग थी। लेकिन हमें उन्हें उनके बुरे कामों पर सोचने के लिए छोड़ देना चाहिए अगर वे इतना समझदार कुछ कर पाते हों। और अब ज्यादा महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। स्ट्रॉबेरी अपनी पीठ पर डिगरी को बैठाए आगे बढ़ता रहा जब तक दूसरे जानवरों का शोर पीछे छूट गया। अब असलन और उसके चुने हुए सलाहकारों का छोटा सा समूह बिल्कुल पास था। डिगरी जानता था कि वो इतनी गंभीर सभा में बीच में दखल नहीं दे सकता, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। असलन के एक संकेत पर नरहा थी, कुवे और बाकी सब अलग हट गए। डिगरी घोड़े से उतर गया और सीधे असलन के सामने खड़ा था। असलन उससे कहीं ज्यादा बड़ा, ज्यादा सुंदर, ज्यादा चमकदार सुनहरा और ज्यादा भयानक था जितना उसने सोचा था। वो उसकी विशाल आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर सका। कृपया श्रीमान शेर, असलन, महाराज, डिगरी ने कहा, क्या मैं, कृपया, क्या आप मुझे इस देश का कोई जादुई फल दे सकते हैं जिससे मेरी मां ठीक हो जाए? वो मन ही मन बड़ी बेसब्री से उम्मीद कर रहा था कि सिंह हां कहेगा और उतना ही डर रहा था कि कहीं वो नहीं न कह दे। लेकिन जब असलन ने ना कहा, न नहीं, तो डिगरी चौंक गया। ये वही लड़का है। असलन ने डिगरी की ओर नहीं बल्कि अपने सलाहकारों की ओर देखते हुए कहा, यही वो लड़का है जिसने ये सब किया। ओ नहीं, डिगरी ने सोचा, अब मैंने क्या कर दिया? आदम के पुत्र, सिंह बोला, मेरी नई भूमि नार्निया में एक दुष्ट डायन घूम रही है। इन अच्छे प्राणियों को बताओ कि वह यहां कैसे आई। डिगरी के मन में दर्जनों बातें एक साथ चमकी जो वो कह सकता था, लेकिन उसमें इतनी समझ थी कि उसने सिर्फ सच कहा। मैं उसे यहां लाया था, असलन, उसने धीमी आवाज में उत्तर दिया। किस उद्देश्य से? मैं उसे अपनी दुनिया से निकालकर उसकी अपनी दुनिया में वापस भेजना चाहता था। मुझे लगा मैं उसे उसके घर लौटा रहा हूं। वो तुम्हारी दुनिया में कैसे आई, आदम के पुत्र? जादू से। सिंह कुछ नहीं बोला और डिगरी समझ गया कि उसने अभी पूरा सच नहीं बताया है। मेरे अंकल ने किया था, असलन, वो बोला। उन्होंने हमें जादुई अंगूठियों से हमारी दुनिया से बाहर भेजा। कम से कम मुझे जाना ही पड़ा क्योंकि उन्होंने पहले पॉली को भेज दिया था। और फिर हम 4 नाम की जगह पर डायन से मिले और वो हमसे चिपक गई। जब तुम डायन से मिले, असलन ने धीमी आवाज में कहा जिसमें गुर्राहट की धमकी छिपी थी। वो जाग गई, डिगरी ने दुखी होकर कहा, और फिर अचानक बहुत सफेद पड़ते हुए बोला, मतलब मैंने उसे जगा दिया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि अगर मैं घंटी बजाऊं तो क्या होगा। पॉली नहीं चाहती थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। मैंने उससे झगड़ा किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है मैं घंटी के नीचे लिखे शब्दों से थोड़ा मोहित हो गया था। क्या सच में? असलन ने पूछा, अभी बहुत धीमी और गहरी आवाज में। नहीं, डिगरी ने कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि ऐसा नहीं था। मैं बस खुद से बहाना बना रहा था। एक लंबा सन्नाटा छा गया और डिगरी लगातार यही सोच रहा था। मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। अब मां के लिए कुछ भी मिलने की कोई उम्मीद नहीं रही। जब सिंह ने फिर बात की तो वो डिगरी से नहीं था। तुम देख रहे हो मेरे मित्रों, उसने कहा, कि जिस नई पवित्र दुनिया को मैंने तुम्हें दिया है उसके 7 घंटे पूरे होने से पहले ही उसमें बुराई प्रवेश कर चुकी है। इस आदम के पुत्र द्वारा जगाई गई और यहां लाई गई। यहां तक कि स्ट्रॉबेरी भी। सब प्राणियों ने अपनी आंखें डिगरी पर टिका दी। उसे लगा जैसे जमीन उसे निगल ले। लेकिन निराश मत हो, असलन ने प्राणियों से कहा, उस बुराई से और बुराई निकलेगी, पर वो अभी बहुत दूर है और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसका सबसे बुरा परिणाम मुझ पर ही पड़े। तब तक हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आने वाले सैकड़ों वर्षों तक ये एक आनंदमय दुनिया में एक खुशहाल भूमि बनी रहे। और क्योंकि आदम की संतान ने ये हानि की है, इसलिए आदम की संतान ही इसे भरने में मदद करेगी। पास आओ तुम दोनों। ये आखिरी शब्द पॉली और कैबी से कहे गए जो अब वहां पहुंच चुके थे। पॉली,
आंखें और मुंह फाड़े असलन को देख रही थी और कैबी का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। कैबी ने सिंह पर एक नजर डाली और अपनी बॉलर टोपी उतार ली। पहली बार किसी ने उसे बिना टोपी के देखा था। टोपी उतरते ही वो कुछ ज्यादा जवान, कुछ ज्यादा भला और लंदन के टैक्सी वाले से ज्यादा गांव का आदमी लगने लगा। पुत्र, असलन ने कैबी से कहा, मैं तुम्हें बहुत समय से जानता हूं। क्या तुम मुझे जानते हो? खैर नहीं सरकार, कैबी ने कहा, कम से कम आम तौर पर तो नहीं। फिर भी अगर इतनी आजादी ले सकूं तो मुझे लगता है जैसे हम पहले कभी मिल चुके हों। ये अच्छा है, सिंह ने कहा, तुम जितना जानते हो उससे ज्यादा जानते हो और आगे चलकर तुम मुझे और भी अच्छी तरह जानोगे। ये भूमि तुम्हें कैसी लगती है? ये तो बड़ी शानदार है सरकार, कैबी बोला। क्या तुम यहां हमेशा रहना चाहोगे? देखिए सरकार, मैं शादीशुदा आदमी हूं, कैबी ने कहा। अगर मेरी पत्नी यहां होती तो हम दोनों कभी लंदन वापस नहीं जाना चाहते। हम असल में गांव के लोग ही हैं। असलन ने अपना झबरा सिर ऊपर उठाया, मुंह खोला और एक लंबा एकल स्वर निकाला, बहुत ऊंचा नहीं लेकिन शक्ति से भरा हुआ। पॉली का दिल उछल गया। उसे पूरा यकीन था कि ये एक पुकार है और जो भी इसे सुनेगा वो इसे मानना चाहेगा, और चाहे कितनी ही दुनियाएं और युग बीच में क्यों न हो, वो मान भी सकेगा। और इसलिए हालांकि वो आश्चर्य से भरी थी, फिर भी वो बहुत ज्यादा चकित नहीं हुई जब अचानक एक युवा स्त्री, दयालु और ईमानदार चेहरे वाली, कहीं से प्रकट हुई और उसके पास खड़ी हो गई। पॉली तुरंत समझ गई कि ये कैबी की पत्नी है। उसे हमारी दुनिया से किसी थकाऊ जादुई अंगूठी से नहीं, बल्कि उतनी ही सरलता और मिठास से लाया गया था जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में उड़कर पहुंचती है। वो स्त्री शायद कपड़े धोने के बीच में थी, क्योंकि उसने एप्रन पहना हुआ था, आस्तीनें कोहनी तक चढ़ी थी और हाथों पर साबुन का झाग था। अगर उसे अपने अच्छे कपड़े पहनने का समय मिला होता, उसकी सबसे अच्छी टोपी पर नकली चेरी लगी थी, तो वो भयानक लगती। पर जैसी वो थी वैसी काफी अच्छी लग रही थी। स्वाभाविक है कि उसे लगा वो सपना देख रही है। इसी वजह से वो अपने पति के पास दौड़कर नहीं गई और उससे ये नहीं पूछा कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। लेकिन जब उसने सिंह की ओर देखा तो उसे सपना होने पर उतना यकीन नहीं रहा। फिर भी वो बहुत डरी हुई नहीं लगी। फिर उसने हल्की सी झुककर सलामी दी, जैसा कि उन दिनों गांव की लड़कियां दिया करती थी। उसके बाद वो कैबी के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और थोड़ी झिझक के साथ चारों ओर देखने लगी। मेरे बच्चों, असलन ने दोनों की ओर देखते हुए कहा, तुम नार्निया के पहले राजा और रानी होगे। कैबी ने आश्चर्य से मुंह खोल दिया और उसकी पत्नी शर्म से लाल हो गई। तुम इन सब प्राणियों पर शासन करोगे, उन्हें नाम दोगे, उनके बीच न्याय करोगे, और जब शत्रु उठेंगे तो उनकी रक्षा करोगे। और शत्रु उठेंगे क्योंकि इस दुनिया में एक दुष्ट डायन है। कैबी ने 2-3 बार जोर से निकला और गला साफ किया। माफ कीजिएगा सरकार, उसने कहा, और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पत्नी भी यही कहती है, लेकिन मैं इस तरह के काम के लायक आदमी नहीं हूं। मुझे ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं मिली है। अच्छा, असलन ने कहा, क्या तुम फावड़ा और हल चला सकते हो और धरती से अन्न उगा सकते हो? हाँ सरकार, ये काम तो कर सकता हूं, इसी में पला बढ़ा हूं। और क्या तुम इन प्राणियों पर दयालुता और न्याय से शासन करोगे, ये याद रखते हुए कि ये तुम्हारी जन्मभूमि की मूक पशुओं की तरह दास नहीं है, बल्कि बोलने वाले प्राणी और स्वतंत्र नागरिक है? मैं समझता हूं सरकार, कैबी ने उत्तर दिया। मैं सबके साथ ठीक ठीक व्यवहार करने की कोशिश करूंगा। और क्या तुम अपने बच्चों और पोते पोतियों को भी यही सिखाओगे? मैं पूरी कोशिश करूंगा सरकार, है न नेली? और क्या तुम न अपने बच्चों में और न ही दूसरे प्राणियों में किसी को पक्षपात करोगे, न किसी को दूसरे के नीचे दबने दोगे या उस पर अत्याचार करने दोगे? मुझे ऐसे काम कभी पसंद नहीं रहे सरकार। सच कहूं तो अगर मैंने किसी को ऐसा करते पकड़ा तो उसे सबक सिखा देता, कैबी बोला। इस पूरी बातचीत के दौरान उसकी आवाज धीरे धीरे बदल रही थी और ज्यादा गहरी, ज्यादा ग्रामीण होती जा रही थी, जैसे बचपन में रही होगी। और अगर इस भूमि पर शत्रु चढ़ाए, क्योंकि शत्रु आएंगे, और युद्ध हो, तो क्या तुम आक्रमण में सबसे आगे और पीछे हटने में सबसे आखिरी रहोगे? खैर सरकार, कैबी ने बहुत धीरे से कहा, आदमी तब तक नहीं जानता जब तक उसे आजमाया न जाए। हो सकता है मैं बिल्कुल नरम निकलूं। लड़ाई मैंने कभी मुक्कों के सिवा नहीं की। मैं कोशिश करूंगा, मतलब मुझे उम्मीद है कि मैं अपना फर्ज निभाने की कोशिश करूंगा। तो फिर, असलन ने कहा,
तुमने वही सब कर दिखाया जो एक राजा को करना चाहिए। तुम्हारा राज्याभिषेक शीघ्र ही होगा और तुम तथा तुम्हारे बच्चे और पोते पोतियां आशीषित होंगे। कुछ नार्निया के राजा होंगे और कुछ आर्केनलैंड के राजा, जो दक्षिणी पहाड़ों के उस पार स्थित है। और तुम, छोटी पुत्री, यहां वो पॉली की ओर मुड़ा। तुम्हारा स्वागत है। क्या तुमने उस लड़के को क्षमा कर दिया है जो उसने शापित चांद के सुनसान महल में मूर्तियों के कक्ष में तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की थी? हां असलन, हमने सुलह कर ली है, पॉली ने कहा। यह अच्छा है, असलन ने कहा। और अब स्वयं उस लड़के की बारी है। डिग्री ने अपने होंठ कसकर बंद रखे। वो धीरे धीरे और ज्यादा असहज होता जा रहा था। उसे उम्मीद थी कि चाहे जो हो जाए, वो रोएगा नहीं और नहीं कोई बचकानी हरकत करेगा। हे आदम की संतान, असलन ने कहा, क्या तुम उस गलत काम को ठीक करने के लिए तैयार हो जो तुमने अपनी प्यारी भूमि नार्निया के जन्म के ही दिन कर दिया था? मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या कर सकता हूं, डिग्री ने कहा। देखिए, रानी तो भाग गई और मैंने पूछा था, क्या तुम तैयार हो? शेर ने कहा। हां, डिग्री ने कहा। एक पल के लिए उसके मन में एक जंगली सा विचार आया कि वो कह दे, अगर आप मेरी मां की मदद करने का वादा करें तो मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन समय रहते उसे समझ आ गया कि असलन ऐसा नहीं है जिससे कोई सौदेबाजी कर सके। हाँ, कहते ही उसे अपनी मां याद आ गई। उसे वे सारी बड़ी बड़ी उम्मीदें याद आ गई जो अब टूटती हुई लग रही थी। उसका गला भर आया, आंखों में आंसू आ गए और वो अचानक बोल पड़ा, लेकिन कृपया कृपया, क्या आप मुझे कुछ ऐसा नहीं दे सकते जिससे मां ठीक हो जाए? अब तक वो शेर के विशाल पैरों और उन पर लगे बड़े बड़े पंजों को देख रहा था, लेकिन अपनी निराशा में उसने ऊपर उसकी ओर देखा। जो उसने देखा वो उसके पूरे जीवन के सबसे बड़े आश्चर्यों में से एक था। शेर का सुनहरा चेहरा उसके बहुत पास झुका हुआ था और आश्चर्य, उसकी आंखों में बड़े बड़े चमकते आंसू भरे हुए थे। वे आंसू डिग्री के आंसुओं से इतने बड़े और चमकीले थे कि एक पल को उसे लगा जैसे असलन उसकी मां के लिए उससे भी ज्यादा दुखी हो। मेरे बेटे, असलन ने कहा, मैं जानता हूं दुख बहुत बड़ा होता है। इस भूमि में अभी तक ये केवल तुम और मैं ही जानते हैं, लेकिन मुझे नार्निया के जीवन के सैकड़ों वर्षों के बारे में सोचना है। जिस चुड़ैल को तुम इस दुनिया में लाए हो वो फिर नार्निया में लौटेगी, पर अभी नहीं। मैं चाहता हूं कि नार्निया में एक ऐसा पेड़ लगाया जाए जिसके पास वो आने की हिम्मत न कर सके। वो पेड़ कई वर्षों तक इस देश की रक्षा करेगा। इस तरह किसी भी अंधेरे से पहले इस भूमि को एक लंबी और उजली सुबह मिलेगी। तुम्हें उस पेड़ का बीज मुझे लाकर देना होगा जिससे वो उगेगा। जी महाराज, डिग्री ने कहा। उसे नहीं पता था कि ये कैसे होगा, लेकिन अब उसे पूरा विश्वास था कि वो ये कर पाएगा। शेर ने गहरी सांस ली, अपना सिर और नीचे झुकाया और डिग्री को शेरों वाला चुंबन दिया। उसी क्षण डिग्री ने अपने भीतर नई शक्ति और साहस भरता हुआ महसूस किया। मेरे प्यारे बेटे, असलन ने कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है। पश्चिम की ओर मुड़ो और बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। मुझे बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। असलन, डिग्री ने कहा, मुझे ये नदी ऊंची चट्टानों से झरने की तरह गिरती दिख रही है। उन चट्टानों के आगे हरे भरे पहाड़ हैं जिन पर जंगल है। उनसे आगे और भी ऊंचे पर्वत हैं जो लगभग काले से लगते हैं, और फिर बहुत दूर बर्फ से ढके बड़े बड़े पहाड़ हैं जैसे आल्प्स की तस्वीरें, और उनके पीछे बस आसमान ही आसमान है। तुम ठीक देखते हो, शेर ने कहा। जहां ये झरना गिरता है वही नार्निया समाप्त होती है। जैसे ही तुम चट्टानों के ऊपर पहुंचोगे तुम नार्निया से बाहर और पश्चिमी वन प्रदेश में आ जाओगे। तुम्हें उन पहाड़ों के बीच यात्रा करनी होगी जब तक कि तुम एक हरी घाटी तक न पहुंच जाओ जिसके बीच एक नीली झील हो और चारों ओर बर्फ के पहाड़ हों। झील के सिरे पर एक खड़ी हरी पहाड़ी है। उस पहाड़ी के ऊपर एक बगीचा है। उस बगीचे के बीचों बीच एक पेड़ है। उस पेड़ से एक सेब तोड़ना और उसे मेरे पास ले आना। जी महाराज, डिग्री ने फिर कहा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो इतनी ऊंची चट्टान कैसे चढ़ेगा या इतने पहाड़ों में रास्ता कैसे ढूंढेगा, लेकिन वो बहाने बनाने जैसा नहीं लगना चाहता था। फिर भी उसने कहा, मुझे उम्मीद है असलन कि आपको जल्दी नहीं है। मैं वहां जाकर वापस बहुत जल्दी नहीं आ पाऊंगा। छोटे आदम पुत्र, तुम्हें मदद मिलेगी, असलन ने कहा। फिर वो उस घोड़े की ओर मुड़ा जो अब तक चुपचाप पास खड़ा था।
अपनी पूंछ से मक्खियां उड़ाता हुआ, और सिर एक ओर झुकाकर सुन रहा था, मानो बातचीत उसे थोड़ी कठिन लग रही हो। मेरे प्रिय, असलन ने घोड़े से कहा, क्या तुम पंखों वाला घोड़ा बनना चाहोगे? तुम्हें देखना चाहिए था कि घोड़े ने कैसे अपनी अयाल झटकी, कैसे उसकी नथुने फैल गए, और उसने अपने पिछले खुर से जमीन को हल्की सी ठोकर मारी। स्पष्ट था कि वो पंखों वाला घोड़ा बनना बहुत चाहता था। लेकिन उसने बस इतना ही कहा, अगर आपकी इच्छा हो असलन, अगर आप सच में ऐसा चाहते हो। मुझे नहीं पता ये मुझे ही क्यों, मैं कोई बहुत समझदार घोड़ा नहीं हूं। पंखों वाला बनो, सभी उड़ने वाले घोड़ों के पिता बनो। असलन ने ऐसी आवाज में दहाड़ा कि जमीन कांप उठी। तुम्हारा नाम अब फ्लेज है। घोड़ा उछल पड़ा, जैसे पुराने दुख भरे दिनों में उछलता था, जब वो सवारी गाड़ी खींचता था। फिर उसने जोर से हिनहिनाया, अपनी गर्दन पीछे खींची, मानो उसके कंधों पर कोई मक्खी काट रही हो और वो उसे खुजलाना चाहता हो। और तभी, जैसे पहले जानवर धरती से फूट निकले थे, वैसे ही फ्लेज के कंधों से पंख फूट पड़े। वे फैलते और बढ़ते गए, उकाबों से बड़े, हंसों से बड़े, और गिरजाघरों की खिड़कियों में बने स्वगदूतों के पंखों से भी बड़े। उनके पंख शाहबलूत और तांबे जैसे रंगों में चमक रहे थे। उसने पंखों को जोर से फड़फड़ाया और हवा में उछल गया। असलन और डिग्री से 20 फीट ऊपर वो हिनहिनाया, उछला कूदा और चक्कर लगाया। फिर एक चक्कर लगाकर वो जमीन पर उतरा, चारों खुर एक साथ, थोड़ा अटपटा, थोड़ा हैरान, लेकिन बेहद खुश। क्या ये अच्छा है, फ्लेज? असलन ने पूछा। ये बहुत अच्छा है, असलन, फ्लेज ने कहा। क्या तुम इस छोटे आदमपुत्र को उस पहाड़ी घाटी तक अपनी पीठ पर ले जाओगे जिसका मैंने जिक्र किया था? क्या अभी, इसी वक्त? स्ट्रॉबेरी, या अब हमें उसे फ्लेज कहना चाहिए, बोला। हुर्रा, चलो छोटे दोस्त। बहुत पहले मैं तुम्हारे जैसे बच्चों को अपनी पीठ पर उठाया करता था। बहुत बहुत पहले, जब हरे मैदान हुआ करते थे और चीनी मिलती थी। ये दोनों हवा की बेटियां क्या फुसफुसा रही है? असलन ने अचानक मुड़कर पॉली और गाड़ीवान की पत्नी से पूछा, जो सचमुच आपस में दोस्ती कर रही थी। अगर आपको बुरा न लगे महाराज, रानी हेलेन ने कहा, क्योंकि अब गाड़ीवान की पत्नी नेली को यही कहा जाता था। मुझे लगता है कि ये छोटी लड़की भी साथ जाना चाहेगी, अगर इसमें कोई परेशानी न हो। इस बारे में फ्लेज क्या कहता है? शेर ने पूछा। ओह, मुझे 2 बच्चों से कोई आपत्ति नहीं, फ्लेज ने कहा, खासकर जब वे इतने छोटे हों। बस मुझे उम्मीद है कि हाथी भी साथ आने की जिद न करे। हाथी की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, और नार्निया के नए राजा ने दोनों बच्चों को चढ़ने में मदद की। डिग्री को उसने जरा रूखे तरीके से ऊपर उछाला और पॉली को बहुत धीरे और संभाल कर बैठाया। अब बस अच्छी तरह पकड़कर बैठ जाना, फ्लेज ने कहा, और देखो कि फिर तुम क्या करोगे। वैसे घास बहुत अच्छी है। पॉली और डिग्री ने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा। मुझे तो लगता है, डिग्री ने कहा, कि किसी को हमारे खाने पीने का इंतजाम भी कर लेना चाहिए था। मुझे पूरा यकीन है कि असलन ऐसा करता अगर तुम उससे पूछ लेते, फ्लेज ने कहा। क्या उसे बिना पूछे पता नहीं होता? पॉली ने कहा। मुझे इसमें कोई शक नहीं, घोड़े ने कहा, अब भी मुंह भरे हुए। लेकिन मुझे लगता है कि उसे पूछा जाना अच्छा लगता है। लेकिन अब हम करें क्या? डिग्री ने पूछा। मुझे सच में नहीं पता, फ्लेज ने कहा, जब तक कि तुम घास आजमाना न चाहो। हो सकता है तुम्हें वह तुम्हारी सोच से ज्यादा अच्छी लगे। ओह, बेवकूफी मत करो, पॉली ने पैर पटकते हुए कहा। इंसान घास नहीं खा सकते, जैसे तुम मटन चॉप नहीं खा सकते। भगवान के लिए चॉप वगैरह की बात मत करो, डिग्री ने कहा। इससे हालात और भी बुरे हो जाते हैं। डिग्री ने कहा कि पॉली को अंगूठी से घर लौट जाना चाहिए और वहां कुछ खा लेना चाहिए। वो खुद ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने असलन का काम सीधे पूरा करने का वादा किया था। अगर वो एक बार घर लौट गया तो कुछ भी ऐसा हो सकता था जो उसे वापस आने से रोक दे। लेकिन पॉली ने कहा कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी, और डिग्री ने कहा कि ये उसकी तरफ से बहुत अच्छी बात है। अरे सुनो, पॉली ने कहा, मेरी जैकेट में अभी भी उस टॉफी की थैली का थोड़ा सा हिस्सा बचा है। कम से कम कुछ न होने से तो बेहतर होगा। बहुत बेहतर, डिग्री ने कहा, लेकिन ध्यान रखना कि जेब में हाथ डालते समय अंगूठी को मत छू लेना। यह काम काफी मुश्किल और नाजुक था, लेकिन आखिरकार वे सफल हो गए। जब उन्होंने छोटी कागज की थैली निकाली तो वो पूरी तरह दब चुकी थी,
और बहुत चिपचिपी हो गई थी। असल में टॉफी निकालने से ज्यादा थैली को टॉफियों से फाड़कर अलग करना पड़ रहा था। कुछ बड़े लोग, तुम जानते हो, वे ऐसी बातों पर कितने नखरे करते हैं, तो उन टॉफियों को खाने के बजाय बिना खाना खाए ही रह जाते। कुल मिलाकर 9 टॉफियां थी। डिगरी को एक शानदार विचार आया। उसने कहा, हम 4-4 खा लेते हैं और नेवी को बो देते हैं। अगर लैंपपोस्ट की छर एक छोटा सा रोशनी वाला पेड़ बन सकती है, तो ये टॉफी एक टॉफी का पेड़ क्यों नहीं बन सकती? उन्होंने घास में एक छोटा सा गड्ढा बनाया और टॉफी का टुकड़ा उसमें दबा दिया। फिर उन्होंने बाकी टॉफियां खाईं और उन्हें जितना हो सके उतना धीरे धीरे खाने की कोशिश की। ये एक बहुत ही मामूली खाना था, कागज के टुकड़ों सहित, जिन्हें वे चाहकर भी खाने से बच नहीं पाए। जब फ्लेज ने अपना शानदार खाना पूरी तरह खत्म कर लिया, तो वो लेट गया। बच्चे आकर उसके दोनों तरफ बैठ गए और उसके गर्म शरीर से टेक लगाई। जब उसने एक एक पंख उन पर फैला दिया, तो वे सचमुच काफी आराम से और सुरक्षित महसूस करने लगे। जब उस नए संसार के चमकते जवान तारे निकल आए, तो वे आपस में सब कुछ बातें करने लगे। कैसे डिगरी को अपनी मां के लिए कुछ पाने की उम्मीद थी और कैसे उसकी जगह उसे ये काम सौंप दिया गया था। उन्होंने बार बार एक दूसरे को वे सारे निशान दोहराए, जिनसे वे पहचानेंगे कि वे सही जगह पर पहुंचे हैं। नीली झील और उसके किनारे वो पहाड़ी जिसके ऊपर बगीचा होगा। बातचीत अब धीमी पड़ने लगी थी और उन्हें नींद आने लगी थी। तभी अचानक पॉली चौकनी होकर बैठ गई और बोली, चुप। सबने पूरी ध्यान से सुना। शायद ये सिर्फ पेड़ों में हवा की आवाज हो। थोड़ी देर बाद डिगरी ने कहा, मुझे इतना यकीन नहीं। फ्लेज ने कहा, रुको। वो फिर से हुआ। असलन की कसम, ये कोई चीज है। घोड़ा एकदम शोर और हलचल के साथ खड़ा हो गया। बच्चे भी पहले से ही खड़े थे। फ्लेज इधर उधर टहलने लगा, सूंघता और हिनहिनाता हुआ। बच्चे दबे पांव इधर उधर घूमे, हर झाड़ी और पेड़ के पीछे झांकते हुए। उन्हें बार बार ऐसा लगता रहा कि वे कुछ देख रहे हैं। और एक बार तो पॉली को पूरा यकीन हो गया कि उसने पश्चिम की ओर तेजी से सरकती हुई एक लंबी काली आकृति देखी है, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। आखिरकार फ्लेज फिर से लेट गया और बच्चे दोबारा उसके पंखों के नीचे, अगर इसे यही कहा जा सकता है, दुबक गए। वे तुरंत सो गए। फ्लेज काफी देर तक जागता रहा, अंधेरे में अपने कान इधर उधर घुमाता हुआ और कभी कभी अपनी त्वचा झटक देता, जैसे कोई मक्खी उस पर बैठ गई हो। लेकिन अंत में वह भी सो गया।